नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर का रुख करते हैं जम्मू कश्मीर के शोपियां में। आपको बता दें, आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अब तक एक आतंकी की मौत भी हो चुकी है, जबकि ऑपरेशन अभी भी फिलहाल जारी है। आपको जानकारी दे दें, मुठभेड़ गुरुवार देर शाम शुरू हुई थी। वहीं पुलिस के एक प्रवक्ता के मुताबिक आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने शोपियां के तुरवांगम गांव में घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बल के जवान जब एक खास इलाके की ओर बढ़ रहे थे, तभी वहां छिपे आतंकवादियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी भी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। इसी हफ्ते जम्मू कश्मीर के रैनावरी इलाके में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी भी मारे गए थे। सुरक्षा बलों ने आधी रात को इलाके की घेराबंदी करने के बाद तलाश अभियान भी शुरू कर दिया है, जिसके बाद वहां मुठभेड़ शुरू हो गई थी। मारे गए आतंकवादियों में से एक के पास मीडिया का पहचान पत्र भी मिला है। बोर्ड की परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के सिलसिले में बच्चों से मुखातिब होंगे। पीएम मोदी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ये कार्यक्रम जो है वह संबोधित करेंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा। इस साल परीक्षा पर चर्चा का ये 5वां संस्करण है, जहां बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षक भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल ये कार्यक्रम ऑनलाइन तरीके से हुआ था। कोरोना महामारी के बाद इस साल पहले की तरह बोर्ड परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी बच्चों को परीक्षा के दौरान तनाव से बचने, समय प्रबंधन के अलावा जीवन में सफलता के गुण बताते हुए नजर आएंगे। संवाद के दौरान बच्चे अपने सवाल सीधे प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। तब से स्कूल के बच्चे, खास तौर पर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्रों को इसका खास इंतजार रहता है। शुक्रवार को एक बार फिर दिल्ली और आसपास के इलाकों से स्कूल के छात्रों के बीच पीएम मोदी मौजूद होंगे। हमेशा की तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारे देश भर से बच्चे भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी दी कि इस साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए देश के सभी राजभवनों में खास तैयारी की जा रही है, जहां राज्यपाल के साथ बच्चे इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही IIT, IIM जैसे केंद्र सरकार के संस्थानों में भी कार्यक्रम दिखाया जाएगा। विदेशों में भारतीय दूतावासों में भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। तो थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा का जो कार्यक्रम है उसको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कहते हैं, दुनिया में सबसे आसान काम अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ना होता है। ऐसे तो पूरा पाकिस्तान ही इस काम के लिए जाना जाता है, लेकिन इमरान खान के तो कहने ही क्या। तभी तो उन्होंने मौजूदा राजनीतिक संकट के लिए अपने पूर्ववर्ती और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार रात पाकिस्तान के नाम संबोधन किया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि पाकिस्तान के लिए आज फैसले की घड़ी है। इमरान ने संबोधन के दौरान कहा कि पाकिस्तान मुझसे सिर्फ 5 साल बड़ा है, हम यहाँ की पहली जनरेशन है। साथ ही इमरान खान ने इस दौरान कहा कि पाकिस्तान का फैसला रविवार को होगा। संसद में वोटिंग होगी और तय होगा कि पाकिस्तान की सत्ता में कौन काबिज होगा। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान इस्तीफा देगा, तो वह ये जान ले कि इमरान आखिरी बॉल तक मैदान पर डटा रहता है और डटा रहेगा। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, और मैं इसलिए आपके सामने ये मैसेज की बात करना चाहता हूं, और मैं इसलिए लाइव भी कर रहा हूं कि ये एक किसी आजाद मुल्क के लिए जिस तरह की हमें मैसेज आई है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के खिलाफ है। मुझे जो इससे सबसे ज्यादा तकलीफ है वो ये नहीं है
कि ये उस मैसेज में वाज़ेह ये लिखा हुआ है कि जनाब अगर ये जो अदम एतमाद, और उनको पहले से ही पता था, अभी एतमाद या दर्ज नहीं हुई थी, उनको पहले से ही पता चल गया कि अदम एतमाद की आ रही है पाकिस्तान के अंदर, ये ऑपोजिशन रखने लगे। तो इसका मतलब कि ये जो हो रहा था ये पहले से ही इनके बाहर की लोगों से राब्ते थे। अच्छा, उसमें फिर मजेदार चीज ये है कि वो ये पाकिस्तान की क़यादत या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान के लिए। वो ये कहते हैं कि हमें, और एक बहाना मारते हैं कि हमें क्यों गुस्सा है पाकिस्तान पे, लेकिन कहते हैं कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम माफ कर देंगे पाकिस्तान को, अगर इमरान खान ये अदम एतमाद की ये हार जाता है, यानी अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर देते हैं। लेकिन अगर ये इमरान खान के खिलाफ फेल हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जो फिर से मैं ये कहता हूं कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई भी दूसरा मुल्क ये इस तरह, और ये रिकॉर्डेड है, ये मैं आपको ये बता दूं कि ये नहीं कि ये, मैं देख रहा हूं कई मीडिया के लोग इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो ऐसा नहीं तो फलाना नहीं तो वो पता नहीं, ये नहीं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट। 21वीं सदी में भारत के सामरिक महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग को लेकर जब पूरी दुनिया पछुपेश की स्थिति में है, तो वहीं अमेरिका इंग्लैंड से लेकर रूस तक भारत का रुख कर रहे हैं और पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरे नजरों से देख रही है। तभी तो यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह और रूस के विदेश मंत्री लाव्रोव भारत दौरे पर हैं। इस बीच ब्रिटिश विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस भी भारत आई हैं। माना जा रहा है कि इन सब दौरे में यूक्रेन रूस युद्ध ही बातचीत का प्रमुख मुद्दा होगा। यूक्रेन से युद्ध और दुनिया भर से लग रहे प्रतिबंधों के बीच रूसी विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं। रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लाव्रोव शुक्रवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने समक्ष एस जयशंकर से यानी कि आज मुलाकात करेंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह भी 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। दलीप सिंह ने रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का म्यौदा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। यूक्रेन पर रूस हमले को लेकर मॉस्को की आलोचना नहीं करने के भारत के रुख के बीच दलीप सिंह का यह कहना है कि दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। वहीं यूक्रेन पर युद्ध के चलते नाराज चल रहे अमेरिका ने अब रूसी विदेश मंत्री के भारत दौरे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने गुरुवार को रूसी विदेश मंत्री लाव्रोव के भारत दौरे को लेकर के कहा कि हर देश के मॉस्को के साथ अपने संबंध हैं और अमेरिका इसमें कोई बदलाव की मांग नहीं कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासी तनाव लगातार जारी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने भी फिल्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस तरह की फिल्म को स्क्रीनिंग के जरिए पास ही नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म में घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन की कहानी को दिखाया गया है। एनसीपी की दिल्ली इकाई के अल्पसंख्यक विभाग के एक कार्यक्रम में बोलते हुए पवार ने कहा कि ऐसी फिल्म को स्क्रीनिंग के लिए मंजूरी मिलनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन इसे टैक्स फ्री की भी छूट दी गई है और जो लोग देश को एकजुट रखने के लिए जिम्मेदार हैं वह लोग को फिल्म देखने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, जो लोगों के बीच गुस्सा भड़काती है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को घाटी से भागना पड़ा, लेकिन पवार ने यह भी बताया कि मुसलमानों को भी इस तरह से निशाना बनाया गया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आतंकी समूह कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों पर हमले के लिए जिम्मेदार थे। पवार ने यह भी कहा कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार वास्तव में कश्मीरी पंडितों की चिंता करती है तो उन्होंने उनके पुनर्स्थान के लिए सारी कोशिशें करनी चाहिए। अल्पसंख्यकों के बीच गुस्सा नहीं भड़काना चाहिए। साथ ही पवार ने और भी कुछ अहम बातें कही हैं।
मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने पार्टी के फैसलों से नाराज G23 के नेताओं और उनकी मांगों पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। कमलनाथ ने कहा कि जल्द ही सब कुछ सामने जाएगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पार्टी का चुनाव है, ये G23 मेरे से बहुत नजदीक है, मेरे साथी रहे हुए हैं, सालों से मेरे साथी रहे हैं। उनकी ऐसी कोई डिमांड नहीं, और जो उनकी डिमांड थी सभी तो स्वीकार कर ली कि चुनाव करवा लीजिए, हम चुनाव करवा रहे हैं। तो चुनाव बिना मेंबरशिप करे हुए और सही मेंबरशिप करे हुए हो नहीं सकती। तो मेंबरशिप होने वाली है 3 महीने में, ये चुनाव होने वाले हैं 3 महीने में, इसमें सब बात सामने आ जाएगी। ये दिल्ली में बैठ के, भोपाल और शहर में बैठ के, बंबई में बैठ के, बेंगलोर में बैठ के देश की बात करने वाले जो लोग हैं, जो देश के कस्बे और गांव नहीं समझते, ये भी इस पर हमें। सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद पहली बार अयोध्या आ रहे हैं। वह सीएम के पहले कार्यक्रम में कुल 46 बार अयोध्या आ चुके हैं। सीएम के आगमन को देखते हुए सरयू तट से लेकर के रामलला के दरबार तक अधिकारी व्यवस्था को बेहतर करने में जुट गए हैं। सीएम योगी आज रामलला के दर्शन की दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। वह करीब 2 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। राम जन्मभूमि व हनुमानगढ़ी के दर्शन भजन पश्चात सीएम अयोध्या मंडल समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे। वे रामलला के जन्मोत्सव और जैन रामनवी मेला को लेकर के अयोध्या में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इसके बाद वह अयोध्या से देवी पाटन मंडल के लिए भी रवाना होंगे। बलरामपुर से वह सिद्धार्थनगर जाएंगे। नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर विक्रमादित्य महोत्सव समिति ने 1 अप्रैल को श्री राम जन्मभूमि की परिक्रमा का कार्यक्रम भी रखा है। ये परिक्रमा दोपहर 3 बजे विभीषण जी के पुत्र मतगजेश्वर मंदिर में पूजन के बाद होगी। इसके बाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्यास के अध्यक्ष व तमाम लोग प्रमुख स्वामी राजकुमार दास सहित अयोध्या के धर्मचार्यों की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया गया है। माना जा रहा है कि सीएम इस कार्यक्रम में भी जरूर शामिल होंगे। सीएम के आगमन को लेकर के खास तैयारियां भी की जा रही हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण करने के बाद अगर हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार अब अयोध्या जा रहे हैं। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के चरण में बात करें, निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। चबूतरा निर्माण का कार्य अंतिम दौर में है। गर्भगृह स्थल के आसपास रामलला का चबूतरा बलुआ पत्थरों से बनाया जा रहा है। अब इसके ऊपर रामलला के मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला में तराश कर रखे गए पत्थरों को भी लगाया जाएगा। राम जन्मभूमि की कार्यशाला और बंसी पहाड़पुर की कार्यशाला से पत्थर पहुंच रहे हैं। बता दें कि ट्रस्ट ने 2023 तक मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य रखा है। चबूतरे निर्माण की तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी की है। राम जन्मभूमि पर निर्माणाधीन राम मंदिर की दर्शनीयता बढ़ती जा रही है। मंदिर निर्माण की शुरुआत वर्ष 15 जनवरी को हो गई थी। वहीं 400 होने की अगर बात करें तो 300 फीट से विस्तृत परिक्षेत्र में 40 से 50 फीट की गहराई तक बनी नींव व्यापक निर्माण कार्य का सबब थी, किंतु निर्माण के साथ ही वह सतह के नीचे विलोचन होती गई। इसके साथ ही अब जबकि नींव के ऊपर मंदिर के अधिष्ठान का निर्माण हो रहा है, तो प्रत्येक दिन के साथ निर्माण की तस्वीर भी पुख्ता होती जा रही है। तो राम मंदिर को लेकर के खास तौर पर जो पूरी तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। जल्द ही राम मंदिर का जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा, जिसको लेकर के पूरा प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों असम, नागालैंड और मणिपुर के कई इलाकों से विवादास्पद कानून को हटाने का फैसला लिया है। इन राज्यों में अगर हम बात करें तो तेजी से शांति बहाली में जुटी केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से पूर्वोत्तर के 3 और राज्यों में ASEPA के दायरे को घटाने का फैसला लिया है। इससे पहले केंद्र ने त्रिपुरा व मेघालय में इस कानून को पूरी तरह से वापस लेने का फैसला लिया था। त्रिपुरा से इस कानून को वर्ष 2015 में और मेघालय से इस कानून को 2018 में पूरी तरह से हटा दिया गया था। साल 2014 में केंद्र में सत्ता के आने के बाद से ही पूर्वोत्तर नरेंद्र मोदी ने अगर बात करें तो सरकार की विशेष प्राथमिकता में रहा है। पिछले कुछ वर्षों में लगभग 7,000 उग्रवादियों ने
आत्मसमर्पण भी किया है। जनवरी 2020 में बोडो समझौते की बात अगर हम बात करें तो 5 दशक पुरानी समस्या का हल भी किया गया है। तो फिलहाल इसको लेकर के भी अब चर्चा की जा रही है। इस कानून को हटाने की जो बातें हैं वो भी सामने आ रही हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को नागालैंड, असम और मणिपुर के AFSPA के तहत आने वाले अशांत क्षेत्रों को घटाने का फैसला ले लिया है। केंद्र के ऐलान के बाद असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। Narendra Modi has withdrawn APSA or reduced the area of APSA from Assam. In this momentous day, in this historical day, people of Assam has reciprocated this huge gesture by giving 2 Rajya Sabha seats from Assam. So I'd like to convey my deepest respect to Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah for this historic day, for the historic occasion, and I believe that they will accept the gesture given by the people of Assam in form of 2 Rajya Sabha seats in the quota of NDA. देखिए, कांग्रेस और यूडीएफ का अलायंस अनहोली था। हमेशा से जब जब कांग्रेस को जरूरत होता है यूडीएफ को लेके आता है, फिर यूडीएफ को किनारा कर देता है जब असम में प्रोटेस्ट होता है। बट द फैक्ट रिमेन दे आर द बोथ साइड ऑफ ए सेम कॉइन। तो लोगों ने आज भी वो लोग को डिफीट किया। अभी म्यूनिसिपैलिटी चुनाव हो गया, वहां में भी लोग वो लोगों को डिफीट किया, विधानसभा में भी डिफीट किया। अभी गुवाहाटी पौर निगम का चुनाव होने जा रहा है, वहां में भी कांग्रेस और यूडीएफ को लोगों ने नए महीने की शुरुआत होने के साथ ही आम लोगों की जेब पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। सरकारी तेल कंपनियों ने LPG गैस के दाम में 250 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि ये दाम 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाए गए हैं। दाम में बढ़ोतरी के बाद नीले रंग के सिलेंडर की नई कीमत अब दिल्ली में अगर हम बात करें तो 2253 रुपए की हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 250 रुपए की बढ़ोतरी के बाद कोलकाता में यही सिलेंडर अब 2351 रुपए का हो गया है। वहीं मुंबई की अगर हम बात करें तो 2205 रुपए का हो गया है और अब चेन्नई में बात की जाए तो 2406 रुपए का सिलेंडर हो गया है। इससे पहले सरकार ने 1 मार्च 2022 को भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 105 रुपए की बढ़ोतरी की थी, जबकि 22 मार्च को जब सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए थे तब इसे 9 रुपए सस्ता किया गया था। आपको बता दें कि ईंधन कंपनियों ने 1 अप्रैल से भले ही घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया हो, लेकिन महज 10 दिन पहले यानी 22 मार्च को ही लोगों के घर का बजट बिगड़ चुका है। तब ईंधन कंपनियों ने घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस यानी 14.2 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर के दाम एक ही बार में 50 रुपए बढ़ा दिए थे। इसके बाद लाल रंग वाले इन सिलेंडर की दिल्ली में कीमत 949 रुपए बताई जा रही है, जबकि इससे पहले इनके दामों में 6 अक्टूबर 2021 को बदलाव किया गया था और गैस सिलेंडर 899 रुपए का हो गया था। और अब ये सिलेंडर दिल्ली में अगर हम बात करें तो 950 तक जा पहुंचा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ ही सरकार ने लोगों को महंगाई का एक और झटका दे दिया है। 1 अप्रैल 2022 से सरकार ने नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स को भी बढ़ा दिया है। सरकार की टोल टैक्स बढ़ाए जाने के फैसले को शुक्रवार रात 12 बजे से ही लागू कर दिया है। इसका सीधा असर सामान के ट्रांसपोर्टेशन और कार सवारों पर पड़ेगा जो एक शहर से दूसरे शहर आमतौर पर ट्रैवल करते हैं। अब लोगों पर महंगाई की डबल मार पड़ रही है, क्योंकि पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और अब टोल टैक्स की कीमतों को भी बढ़ा दिया गया। आज से टोल टैक्स में करीब 10 से 12% की बढ़त की गई है। आपको बता दें कि लोग हर महीने के पास पर पहले टोल के रूप में 765 रुपए जमा करते थे, वहीं लोग अब 875 रुपए जमा करेंगे। ऐसे में डेली यात्रा करने वालों पर करीब 110 रुपए का ज्यादा भार पड़ेगा। NHAI के टोल बढ़ाने का फैसला टोल के रखरखाव की बढ़ती कीमतों और टोल कंपनियों के अनुरोध पर किया गया है। अब लोगों को करीब 10 रुपए ज्यादा टोल देना होगा। तो दिन पर दिन महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। जहां एक और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो अब टोल टैक्स के दामों को भी बढ़ा दिया गया।
लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने आईपीएल के 2022 सत्र के 7वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ धमाकेदार जीत दर्ज की है। मौजूदा चैंपियन चेन्नई से मिली 211 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ को कप्तान केएल राहुल ने 40 और कैप्टन डीकॉक 61 ने अच्छी शुरुआत दी है। इसके साथ ही आखिरी में जब विकेट गिरे तो एवन लुइस ने 23 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्के उड़ाते हुए टीम को टूर्नामेंट में पहली जीत दिला दी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज।